हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? है ना, मुझे पता है आप लोग अच्छे होंगे। और 4 नंबर के प्रश्न हम लोगों के चल रहे हैं। मैंने लगभग 12 से 14 प्रश्न इसके जस्ट बिफोर वाली वीडियो में बना दिए हैं और इसके बाद में कुछ 5-7 प्रश्न और बच गए थे जो मैंने इंपॉर्टेंट निकाल के रखे थे। मैं सोच रही हूँ कि उन्हें भी एक छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कर देती हूँ। तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेती हूँ, इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए, है ना। तो सबसे पहले तो क्या वस्तु की मांग क्या है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि निश्चित समय और निश्चित कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा वो क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। ठीक है। अब ये है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए, मतलब वो कौन से फैक्टर हैं, कौन से कारण हैं जिनसे किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है या घट जाती है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला तत्व आता है वस्तु की कीमत। सबसे पहला फैक्टर क्या आएगा? वस्तु की कीमत। अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है और अगर वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। ठीक है। सेकंड फैक्टर, आय, उपभोक्ता की आय। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है और अगर आय कम हो जाती है तो मांग भी कम हो जाती है। सिंपल सा फॉर्मूला है ना। ये चीजें हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। अगर हम ज्यादा अर्निंग करने लगते हैं, ज्यादा कमाने लगते हैं तो हम ज्यादा वस्तुएं परचेज करते हैं, अच्छे से उपभोग करते हैं। ठीक है। और अगर इसके विपरीत जब हमारी आय अगर कम हो जाती है तो हम कम वस्तुओं का उपभोग करते हैं। सेकेंड फैक्टर। थर्ड जो प्रभावित करने वाला तत्व है मांग को, वो है रुचि, फैशन एवं मौसम। ठीक है। मौसम, रुचि और फैशन। ठीक है। इन तीनों को एक साथ ही लिखना है आपको। सबसे पहला है मौसम। मौसम किसी वस्तु की मांग को कैसे प्रभावित करता है? आप देखिए, अभी सर्दी का मौसम, भाई सर्दी के मौसम में किन वस्तुओं की डिमांड सबसे ज्यादा है? स्वेटर की, शॉल की, मफलर की, टोपी की, सॉक्स की, इन सब की, जर्किन्स की, कंबल की, है ना, इन सब की डिमांड ज्यादा है। अभी जब सर्दी खत्म हो जाएगी और बारिश आ जाएगी तब किन वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी? उस समय रेनकोट की, है ना, छाते की, इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो मौसम के अकॉर्डिंग वस्तुओं की मांग बढ़ती और घटती रहती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रुचि और फैशन शब्द इस्तेमाल किया। और फैशन मांग को किस तरह से प्रभावित करती है मुझसे ज्यादा अच्छे से आप लोग जानते होंगे, बताइए। क्योंकि आप लोग देखते होंगे जब भी कोई वस्तु ट्रेंड में होती है ना, किसी भी चीज का फैशन चलता है तो भाई सब तरफ वही दिखाई देती है। इसके पास भी वही, उसके पास भी वही, चारों तरफ वही दिखाई देती है ना। तो ऐसी वस्तुएं जिनका ट्रेंड चल रहा होता है उनकी डिमांड ज्यादा होती है और जब ट्रेंड चला जाता है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है। तो इस फैक्टर को आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। तो कितने फैक्टर हो गए भाई? एक तो हो गया है वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि और फैशन, है ना। और इसके अंदर मैंने मौसम को भी डाल दिया है साथ में। और उसके बाद आता है एक संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतें, यहाँ बहुत ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये अपने आप में एक प्रश्न बनता है। संबंधित वस्तुओं की कीमतें किस प्रकार से एक वस्तु की मांग को प्रभावित करती है वो सुनिएगा। सबसे पहला आता है संबंधित वस्तु में स्थानापन्न वस्तु। अगर स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है तो दूसरी वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। कैसे होगा सुनिए, ये प्रश्न अलग से पूछा जाता है, जैसा मैं बता रही हूँ ना उसी टाइप से पूछा जाता है। मान लीजिए कॉफी की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो कॉफी की अगर कीमतें बढ़ती हैं तो लोग क्या करेंगे? कॉफी छोड़कर चाय पीना पसंद करेंगे, है ना। और अगर कॉफी की कीमतें बढ़ जाती हैं तो लोग क्या करेंगे? कॉफी की बजाय चाय पीना शुरू कर देंगे। तो अब देखिए, कीमत किसकी बढ़ी? कॉफी की, लेकिन मांग किसकी बढ़ गई? चाय की। ठीक है। इसको कहते हैं स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है पूरक वस्तुओं की कीमतें। अब पूरक वस्तुओं की कीमतें किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करती है? जैसे पेट्रोल और कार, हमको पता है कि पेट्रोल और कार क्या है? पूरक वस्तुएं हैं। तो अगर पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। अगर पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती, अरे बढ़ क्या जाती है भाई? बढ़ चुकी हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पेट्रोल क्या भाव मिल रहा है? ओहो हो, 105 रुपए लीटर, 107 रुपए लीटर, 111 रुपए लीटर तक। हाँ, तो सोचिए कि मतलब पेट्रोल कितना महंगा है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि इसके सब्स्टिट्यूट निकाले जा रहे हैं। भाई आजकल
इलेक्ट्रॉनिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, ये सब का ट्रेंड आ गया है, या ये सब चलने लगी। क्यों चलने लगी? कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, गरीब इंसान कहाँ से लाएगा इतना पेट्रोल रोज का। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई कि पूरक वस्तुएं, जो वस्तुओं को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, अगर एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरी की मांग अपने आप गिर जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने कि कार को बिना पेट्रोल के तो चला नहीं सकते। अब ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल की हमने टंकी भर के रखी, कार हमारे पास है नहीं, हम देख रहे हैं बैठ के, खाली पेट्रोल का क्या करेंगे? या फिर अगर कार हमारे पास है और पेट्रोल नहीं है तो भी हम उस कार का क्या करेंगे? बताइए, क्या ही करेंगे हम उसका, है ना? तो इस प्रकार से, तो ये चौथा पॉइंट हो गया हमारा, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले 4 तत्व मैंने बता दिए हैं। और इन 4 तत्वों में से जो लास्ट वाला बताया वो अपने आप में एक क्वेश्चन बनेगा, 4 नंबर का भी और 2 नंबर का भी बन सकता है। अगला जो प्रश्न है वो है केंद्रीय बैंक के कार्य बताइए, है ना? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, है ना? तो हमारे भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है ना? तो ये जो केंद्रीय बैंक है या रिजर्व बैंक है हमारे देश का, ये हमारे देश में इसे मुद्रा के निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है ना? इकलौता ऐसा बैंक है जो नोट निर्गमन करता है पूरे भारत में, और किसी को अधिकार नहीं है 2 रुपए से लेकर जितने भी नोट हमारे यहाँ पे चलते हैं, 1000 रुपए के चल रहे हैं, 500 के चल रहे हैं, उन सब का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और इसके साथ ही चूंकि ये संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण करता है, इसीलिए ये केंद्रीय बैंक कहलाता है ना? अब कार्यों की अगर बात की जाए रिजर्व बैंक की, तो इसके अर्थ में ही इसके कार्य भी स्पष्ट हो जाते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या है रिजर्व बैंक का? कि नोट निर्गमन का एकाधिकार। तो मैंने बताया 2 से लेकर जितने भी नोट हमारे यहाँ पे हैं, पत्र मुद्रा का निर्गमन वो किसके माध्यम से होता है? वो रिजर्व बैंक करता है। सेकंड, अगर इसका कार्य हम देखें तो संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण, पूरे भारत के जितने भी व्यापारिक बैंक हैं उन सब वो सब किसके नियंत्रण में रहते हैं? तो वो सब आरबीआई के नियंत्रण में रहते हैं, वो सब केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में रहते हैं, और केंद्रीय बैंक द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनको वो फॉलो करते हैं। थर्ड आता है सरकार का बैंकर और सलाहकार। सरकार का, अब जो भारत सरकार जो है वो उसका बैंकर रिजर्व बैंक है, प्लस जितने भी वित्तीय मुद्दे होते हैं, वित्तीय मामले होते हैं, उन पर सलाह देने का कार्य भी कौन करता है? रिजर्व बैंक के गवर्नर्स करते हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट जो है वो अपने आप में एक प्रश्न बनता है, आप लोगों ने देखा होगा, और अभी हो सकता है कि प्री बोर्ड में आप लोग फिर इसको देखो कि रिजर्व बैंक की अंतिम ऋणदाता के रूप में भूमिका को स्पष्ट कीजिए, या फिर ये कि रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है? तो देखिए, अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है? जितने भी व्यापारिक बैंक हैं देश के, अगर उन्हें अतिरिक्त कोषों की आवश्यकता पड़ती है तो वो अतिरिक्त कोषों का अरेंजमेंट या व्यवस्था अतिरिक्त कोषों की वो बाजार से कर सकते हैं, बाहरी क्षेत्रों से कर सकते हैं, बाहरी क्षेत्र इन द सेंस देश के अंदर ही बाजारों से कर सकते हैं। पर अगर नहीं होती है तो लास्ट में जो रिजर्व बैंक है वो उनके लिए अतिरिक्त कोष की व्यवस्था करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी व्यापारिक बैंकों के लिए अतिरिक्त कोष की आवश्यकता होने पर उनकी आवश्यकता को पूरा करता है, इसीलिए कहा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंतिम ऋणदाता है। ठीक है, मतलब अगर कोई कहीं से उनका अरेंजमेंट नहीं हो रहा है व्यापारिक बैंकों का कोष का, तो फिर वो अरेंजमेंट कौन करता है? आरबीआई करता है, इसीलिए वो उनका क्या होता है? तारणहार होता है, और उनको अंतिम ऋणदाता उसको कहा जाता है। अब एक बच्चे ने डिमांड की थी कि निवेश गुणक से क्या आशय है, और निवेश गुणक को मैडम थोड़ा सा समझा दीजिए, ऐसा एक बच्चे ने कमेंट किया था। तो मैंने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है अभी कम समय में। निवेश गुणक कैसे कहते हैं? देखिए, निवेश गुणक का अर्थ समझ लीजिए, इसका कथन समझ लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था में जितना प्रारंभिक निवेश किया जाता है, अंत में आय में वृद्धि उससे कुछ गुना अधिक होती है, इसी को हम निवेश गुणक कहते हैं। कैसे? समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बंद है और उसे चालू करना है, उसे चालू करने के लिए सरकार ने 100 करोड़ का निवेश किया। अब सरकार ने निवेश कितने का किया? 100 करोड़ का। लेकिन जब हम आय को देखेंगे, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आय को देखेंगे, तो वो आय 100 करोड़ नहीं होगी, वो 200 करोड़ होगी। ठीक है, वहां गुणक कार्य कर रहा है। अब किस तरह से कार्य करता है गुणक की कार्यविधि क्या है? इसकी एक टेबल बनती है, बहुत ही
अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बोर्ड का बहुत इस्तेमाल होता है निश्चित रूप से इकोनॉमिक्स में। तो किस प्रकार से कार्य करता है उसकी कार्यविधि को मैं ऑरली मौखिक आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग राइट डाउन करके समझ लीजिएगा उसको। जैसे मान लीजिए कि हमने 3 कॉलम बनाया, एक कॉलम बनाया हमने प्रारंभिक निवेश का, प्रारंभिक निवेश मैंने कितना बताया 100 करोड़ का। उसके बाद हमने अगला कॉलम बनाया उपभोग का, अगला बनाया हमने बचत का। अब गुणक में ये मान लिया जाता है कि जितना निवेश हुआ है या जितनी आय है आपकी उसका 50% तो आप उपभोग कर रहे हैं और 50% आप बचत कर रहे हैं, और फिर जो बचत कर रहे हैं आप उसका पुनः आप निवेश कर रहे हैं उसको, और निवेश करने के बाद जो आय आपको हो रही है उसका फिर से 50% आप उपभोग कर रहे हैं और 50% आप निवेश कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। ये इसकी मान्यता है गुणक की, ठीक है। तो अब देखिए टेबल किस तरह से बनेगी। शुरू में हमने दिखाया 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, अब 100 करोड़ का आय भी कितनी हुई 100 करोड़ हुई, प्रारंभिक आय हमारी 100 करोड़ हुई, उसका 50 करोड़ हमारा हुआ उपभोग पर खर्च किया हमने और 50 करोड़ हमने बचत कर लिया। अब जो बचत करी हमने 50 करोड़ की उसको वापस हमने निवेश कर दिया, तो यहाँ पे जो 50 करोड़ निवेश किया उससे पुनः हमको 50 करोड़ की आय हुई। इस आय का फिर से 12.5 करोड़ का हमने 25 करोड़ का, 50 में से 25 करोड़ का हमने उपभोग कर लिया और 25 करोड़ की हमने बचत कर ली। अब वो जो 25 करोड़ की बचत हुई उसको पुनः हमने निवेश कर दिया, तो 25 करोड़ का 12.5 करोड़ हमने उपभोग कर लिया और 12.5 करोड़ ही हमने बचत कर ली। पुनः उस 12.5 करोड़ को हमने निवेश कर दिया और उसका 50% हमने उपभोग किया और उसका 50% हमने बचत किया। इस प्रकार से जब हम इन दोनों कॉलम को टोटल करेंगे तो 100 करोड़ इधर का हिसाब आएगा और 100 करोड़ इधर का आएगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 200 करोड़। जबकि हमने प्रारंभिक निवेश तो हमने कितना किया था 100 करोड़ का। अरे भाई हमने नहीं किया वो निवेश, वो सरकार ने किया। अभी मेरे पास नहीं है 100 करोड़ रुपए, ये मत सोचना कि मैडम ने 100 करोड़ का निवेश किया, नहीं मेरी बात नहीं हो रही, सरकार की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। जब अर्थव्यवस्था को संचालित करना होता है तो सरकार द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था है जो वो मतलब चलन में आ जाती है या अर्थव्यवस्था चलना शुरू हो जाती है। तो ये हो गया गुणक की कार्यप्रणाली। अब इसमें गुणक में रिसाव से क्या आशय है, ये प्रश्न एक पूछा जाता है। तो गुणक में रिसाव से क्या आशय है, वे बातें वे परिस्थितियां जो गुणक को कार्य करने से रोकती हैं या गुणक को कार्य करने में बाधा उत्पन्न करती हैं, उनको हम कहते हैं गुणक में रिसाव, ठीक है। अब बाधा उत्पन्न कैसे करेंगे, देखिए हमने जब अभी गुणक पढ़ा तो हमने मान्यताएं क्या पढ़ी कि भाई इसमें मान लिया जाता है कि जितना भी आय हमको प्राप्त हो रही है उसका 50% उपभोग करेंगे, 50% बचत करेंगे, और जो बचत है उसको पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, है ना। और फिर से जो उससे आय होगी उसका वापस फिर 50% उपभोग करेंगे और 50% हम बचत करेंगे। लेकिन जब ये जो कार्य है ये नहीं हो पाते, कार्य कौन से, जैसे कि मान लीजिए कि हमने 100 करोड़ के निवेश में से हमने 50 करोड़ तो उपभोग कर लिया और 50 करोड़ जो बचत हुई थी उसको फिर हमने निवेश नहीं करा। हमने निवेश ना करके हमारे पुराने जो हमारे उधारी वगैरह थी, कुछ कर्जे थे, हमने वो चुका दिया मान लीजिए, है ना। या हमने कोई ऐसी वस्तु खरीद ली उस बचत से जो सिर्फ हमने खरीद के लॉकर में रखी हुई है। लाइक हमने मान लीजिए कि सोने के गहने खरीद लिए, है ना। अभी मुझे तो गहनों का बहुत शौक है, तो महिलाओं को जनरली होता भी है। तो अगर उससे कोई ऐसी चीज खरीद के रख ली जो निवेश नहीं हो रहा है ना, अभी वर्तमान में, और उससे कोई मतलब आय में वृद्धि नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जो है वो गुणक हमारा कार्य करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, या फिर ये कहे कि रुक जाती है। गुणक की जो गति है या उसकी जो कार्यविधि है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, गुणक में रिसाव कहते हैं, ठीक है। अब गुणक में रिसाव को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि रिसाव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए पानी का मटका है, वो हमने भर के रखा है, उसमें अगर एक बारीक सा छेद हो जाए तो धीरे धीरे करके वो मटका क्या हो जाएगा, पानी रिस रिस के वो मटका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, वो मटका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुणक में रिसाव है कि अगर जैसे मान लीजिए जो बचत हमने करी थी उसको हमने इन्वेस्ट नहीं किया, उससे हमने कोई पुराने कर्जे चुका दिए हमारे, या फिर हमने कोई ऐसी वस्तु खरीद ली जिसको हम निवेश नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो जिससे हमारी और आय में वृद्धि नहीं हो रही है ना। तो ऐसे जो
क्रियाएं हैं, ऐसी जो बातें हैं, इनको फिर हम क्या कहते हैं, गुणक में रिसाव कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जस्ट अब हम लोग प्री बोर्ड के बाद फिर आप लोग प्रॉपर जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे तब फिर हम और प्रॉपर वीडियो देखेंगे, है ना। फिर मैं 3 नंबर 4 नंबर सभी क्वेश्चंस के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।